हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स। एक बार पुनः आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप लोग का क्लास 11th का मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। और ये 40 नंबर का ही सेट है जो प्योरली जैक द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया है। वही सेट को आज हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी पैटर्न पे आपका फाइनल में भी एग्जाम आने वाला है। तो एकदम इस कॉन्सेप्ट को आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल करने की कोशिश करते हैं। पहला 1 to 5 नंबर क्वेश्चन जो पैसेज पर बेस्ड है, पैसेज पर बेस्ड आपका है। तो आइए इस पैसेज को पहले समझते हैं बहुत ही जल्दी में, उसके बाद इसका 5 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पैसेज में। पैसेज आपका क्या कह रहा है, पहले समझते हैं इसको कि हातिम ताई इज ए नेम। हातिम ताई एक नाम है दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी, जो यहाँ जेनरोसिटी के साथ संबंध रखता है। खासकर हातिम ताई के बारे में थोड़ा सा एक विशेषता बताए कि हातिम ताई एक ऐसा व्यक्ति है, वो जेनरस व्यक्ति है, मीन्स उदार व्यक्ति है। और चिवाली है, चिवाली मीन्स वो थोड़ा सा स्त्रियों के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति है। तो हातिम ताई इस तरह के व्यक्ति हैं। हिज लीजेंड्स आर पॉपुलर, उसकी जो पौराणिक कथाएं हैं, प्राचीन कथा, दंत कथा, जिसका मतलब वास्तविक अवास्तविक क्या है उससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की कथाओं को लीजेंड्स हम लोग कथा के तौर पे बोल सकते हैं। हिज लीजेंड्स आर पॉपुलरली थ्रू आउट द अरब, अरब कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे उसके जितने भी ये लीजेंड्स वाली कथाएं थी। द अरब एंड एशियन नेशंस, यहाँ तक कि एशियन नेशंस, हम लोग एशिया में रहते हैं, यहाँ के सारे देशों में भी पॉपुलर था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके जो महान दादाजी थे, स्टैब्लिश्ड अ प्रोस्पेरस एंड पीसफुल किंगडम, उसके दादाजी ने एक अपना साम्राज्य स्थापित किया था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंग, एक राजा को हराने के बाद, वो कौन सा राजा, वो बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि भयानक राजा था, डिफीटिंग टायरेंट किंग ऑफ यामीन। यामीन, इस राजा को हराने के बाद द डे हातिम ताई वाज बॉर्न, अब देखिए क्या होता है, उसके बाद उनके दादाजी हराने के बाद ये हातिम ताई का जन्म होता है। ही शोड द साइंस, उन्होंने कुछ संकेत दिया ऑफ जेनरोसिटी, मीन्स महिलाओं के प्रति उदारता का। एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, अब वो करता क्या है, एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। अब देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग भी जनरली उस बच्चा का कुंडली वगैरह बनवाते हैं, इसका भी बनवाया गया और उसमें कुछ चीज़ दिखाया गया, बचपन में ही बताया जाता है। शोड द साइन ऑफ जेनरोसिटी, उसके अंदर बचपन में ही जब वो जन्म लेता है तो ये दिख जाता है जेनरोसिटी। एज ही रिफ्यूज्ड टू टेक हिज फीड, मीन्स किसी के भोजन को, अब पहले तो छीनने वाली बात होती थी, जैसे दादाजी हरा करके शासन किए, तो ये ऐसा नहीं है, ये उदारता है, खिलाने का काम करते थे। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो भविष्य की बातें बताते हैं, वो लोग इनके बारे में बोले, वेयर कॉल बोला गया, इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, उनके जो जन्म का एक चार्ट है, कुंडली जिसको बोलते हैं, उसको लिखा गया, बताया गया, पढ़ा गया। दे डिक्लेयर्ड, उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि हातिम विल ग्रो, वो बड़ा होगा, अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन, और बड़ा होकर के वो जेनरस आदमी के रूप में फेमस होगा, बहुत उदार व्यक्ति के रूप में। ही विल सर्व मैन काइंड, और वो मानव जाति की एक तरह से सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फेड, और वो किसी मानव को कोई भी चीज़ को छीनने का या उसका भोजन को छीनने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो खिलाएगा। फीड अलोन, अलोन और इवर ईट इफ समवन नियर हिम, जो भी उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे उन सभी को। इज हंग्री, जो भूखे हैं उनको। यू मस्ट फीड अदर्स, आपको अवश्य दूसरे को खिलाना चाहिए। फॉर हिम, उनके लिए, टू टेक हिज ऑन फूड, न कि उनके भोजन को छीनना चाहिए। ऑन हियरिंग दिस हातिम ताइज फादर, अब ये चीज़ जब हातिम ताई के पिताजी ने सुना, टुक चार्ज, तो उन्होंने चार्ज लिया, और क्या बोलता है, ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे का, बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, मतलब उसी दिन जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था, और उसके किंगडम में जितने भी बच्चे जन्म लिए उन लोगों के बारे में पता लगाया कि कहीं सब में तो यही चीज़ नहीं है। दे वर ब्रॉट इन द कोर्ट, अब देखिए सबको कोर्ट में लाया गया। एंड फीड बाय द सेम नर्स, फीड मतलब एक तरह से पिलाया गया सेम नर्स के द्वारा। हु वाज केप्ट फॉर हातिम, अब देखिए वहाँ पर हातिम के लिए मिलाया गया। देर आफ्टर हातिम टू हैप्पीली टुक हिज फीड, अब यहाँ पर क्या होता है कि हातिम टू हैप्पीली, हातिम भी बहुत ही खुश हुआ, टुक हिज फीड, उन लोगों को भोजन एक तरह से खिला करके। तो देखिए ये मोटा मोटी तौर पे एक तरह से हम लोगों ने इस पैसेज के सारांश को देखा है। अब आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यामीन, टायरेंट किंग यामीन को किसने हराया। अब बताइए, हातिम ताई के दादाजी ने, ऑप्शन ना भी पढ़े तो लगा सकते हैं। तो हातिम ताईज ग्रैंडफादर, हातिम ताईज ग्रेट ग्रैंडफादर सी नंबर में है, पहला है हातिम ताई और डी नंबर है हातिम ताईज फादर। तो बताइए किसने किया, ये तो आंसर आपका हो जाएगा हातिम ताईज ग्रेट ग्रैंडफादर। किसने, आप पैसेज में देख चुके हैं, यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर ने हराया था। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, पैसेज में आपका दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर, हातिम ताईज ग्रेट ग्रैंडफादर।
फादर। इसी तरह एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर चलते हैं, हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, वो कहाँ के थे? हातिम ताई राजा कहाँ के थे? तो यामिन के थे, क्योंकि यामिन के राजा को ना हराया था, इसलिए यामिन के हो गए। और थर्ड नंबर, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, क्या हुआ जब हातिम ताई का जन्म हुआ? तो थर्ड नंबर में पहला नंबर ऑप्शन है ही रिफ्यूज टू स्लीप, वो सोने के लिए इनकार कर दिया। या बी नंबर ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, या फिर किसी का भोजन को पहले छीनने वाली आदत ज़्यादा थी, वो ऐसा कर उससे इनकार कर दिया, तो यही तो हुआ है। और सी नंबर है ही रिफ्यूज टू प्ले, खेलना इनकार कर दिया, इसकी चर्चा है नहीं। और डी नंबर है ही रिफ्यूज टू शेयर हिज थिंग्स, मतलब अपने चीज़ों का बंटवारा के बारे में ऐसी भी कोई चर्चा नहीं है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सुटेबल है जो चर्चा किया गया है। तो इस तरह से 3 का हो जाएगा बी राइट आंसर। क्लियर है? आइए अब हम लोग दूसरे नंबर पेज में चलते हैं, जिस यहाँ पर इसका चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है। दिस इज द सेकेंड पेज। ओके, आइए अब सेकेंड पेज में हम लोग इस क्वेश्चंस को देखने का काम करते हैं। फोर्थ नंबर, हु वेर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। हु वेर कॉल्ड, किसे कहेगा, किसने कहा था कॉल टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, हातिम के बर्थ चार्ट को पढ़ने के लिए? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या? एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था। इस तरह फोर्थ का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, हु टूक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। किसने वो चार्ज लिया था ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चों का, बोर्न ऑन द सेम डे, मतलब जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था उस दिन जन्म लेने वाले और भी बच्चों के बारे में? पहला नंबर ऑप्शन है हातिम ताई ने, बी नंबर ऑप्शन है हातिम ताइज अंकल, सी नंबर है हातिम ताइज ग्रेट ग्रैंड फादर, और डी नंबर है हातिम ताइज फादर। तो किसने चार्ज लिया था? 5 का हातिम ताइज फादर, चार्ज लेने का काम उनके पिताजी ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। छठा नंबर का देखते हैं, 6 नंबर्स, ये तो पैसे से था। अब हम लोग चलते हैं पैसे से बाहर, एक कॉमन क्वेश्चंस जो आपका सिलेबस पर बेस्ड है वो क्वेश्चंस देखने का काम करते हैं। यहाँ आ गया है एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रीविएशंस का यूज कहाँ किया जाता है? यदि आप लोग ये 12th क्लास का नोट मेकिंग वाला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें हमने एब्रीविएशंस के बारे में बताया है। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो आप लोग विजिट चैनल पर करके ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, चूँकि आपका 12th में वो आने भी वाला है। और एमसीक्यूज है। तो देखिए, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म की बात, शॉर्ट फॉर्म को खास करके हम लोग नोट मेकिंग में यूज करने का काम करते हैं। नोट मेकिंग सी नंबर पे। ठीक है, मतलब बड़े से स्टोरी है, बड़े से कोई भी मैटर है, उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, तो नोट मेकिंग करने का काम करते हैं। आप लोग क्लास में भी देखते होंगे, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसको आप लोग मेन पॉइंट को नोट मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? आइए 7th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। 7वां नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन एक पार्ट नहीं है? तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स, क्या आप अपना शब्द नहीं लिख सकते हैं? एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से ही एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। या सी नंबर में इंक्लूडिंग मैन आइडियाज ओनली, मैन आइडियाज को केवल उसमें शामिल किया जाता है। और डी नंबर है समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से शॉर्ट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, समरी राइटिंग हम लोग किसका करते हैं? जो फैक्चुअल दिया गया है, जो वहाँ पर दिया गया है उसी का करते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज किया जाता है, बाकी इधर उधर की चीज़ों को यूज नहीं किया जाता है। इसलिए 7th का राइट आंसर हम लोग का बी नंबर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो भी आपका दिया गया है उसमें एग्जैक्ट स्टोरी में जो यूज किया गया है वहाँ का उसी टेक्स्ट को हम लोग रखते हैं, न कि अपने से कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये 7th नंबर हो गया आपका, 7th का बी। आइए हम लोग 8th नंबर चलते हैं। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा हुआ रहता है, या फिर किससे शुरुआत करते हैं हम लोग? एड्रेस से, टाइटल से, सब्जेक्ट से, डेट से। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइटल। और ये आर्टिकल क्या है? एक पैराग्राफ का ब्रॉड रूप है, एक थोड़ा सा बड़ा रूप है। तो जिस तरह पैराग्राफ का टाइटल होता है, आपका आर्टिकल का टाइटल है। क्लियर है? ये सब चीज़ें देखिए, आपका आप 11th का जरूर हम लोग बना रहे हैं, लेकिन टारगेट में मेरा 12 भी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। उस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग हल करने की कोशिश या डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, 9th नंबर देखते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर। आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर, क्या नहीं होता है इसका मीनिंग? न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ बुक्स या जर्नल्स, क्या नहीं हो जाएगा? तो 9th का डियर स्टूडेंट्स देखिए, न्यूज़पेपर सिमिलर लगता है, मैगजीन्स भी सिमिलर लगता है, मतलब लिखाए वाला चीज़ें हैं। जर्नल्स भी सिमिलर लगता है, लॉ बुक्स से सिमिलर नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉ बुक्स। क्लियर है? 9th का लॉ बुक्स होगा। आइए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। ए लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है, भाग नहीं है। कौन?
टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर। तो ये तो बड़ा आसान हमको लग रहा है कि इसमें देखिए सैल्यूटेशन पार्ट होता ही है जिसको हम लोग एड्रेस करते हैं, डेट होता है, सिग्नेचर भी होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए नंबर, टाइटल। क्लियर? टाइटल। तो इस तरह से 10 हो गया। 11वां नंबर देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जो नरेशन लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? जो सेंटेंस लिखा जाता है रिपोर्ट का, एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन से रिपीटेशन है। पिछला हम लोग जो मॉडल सेट बनाए थे उसमें शायद इसकी हम लोग चर्चा किए हैं। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ना, वो कोई घटना घट जाती है तो घट जाने के बाद ही रिपोर्ट हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स वो घट गई, पास्ट हो गया, तो वो पास्ट इमीडिएट पास्ट बोल सकते हैं कि अभी अभी तो घटा है, उसी का तो हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे। मीन्स प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ भी इसमें नहीं हो जाएगा। मीन्स इसका देखिए बी नंबर में आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म है। 11 का बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हमेशा के लिए आपका पकड़ में हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ को रटने से ज़्यादा आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आइए हम लोग 12 नंबर चलते हैं। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्शंस कलेक्टेड या फिर इंफॉर्मेशन बाय विटनेस। और डी नंबर है नन ऑफ द अबव। 12 नंबर, तो पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल भी रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होता है। डाटा डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस डाल सकते हैं, जिसने देखा है उसको तो डालना ही है। और नन ऑफ द अबव नहीं, इसमें जब डाटा है तो नन ऑफ द अबव क्यों होगा? इसलिए पर्सनल कमेंट 12 का इसमें ए नंबर होगा, पर्सनल कमेंट्स नहीं डाल सकते हैं। क्लियर? आइए, ये तो 12 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ के फिर हम लोग चलते हैं, अगला पेज पे है इसका ऑप्शंस कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, बहुत सारे शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लेन करते हैं डैश डेज। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? दैट, दीज, दिस, दोज, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो क्या हो जाना चाहिए ऑप्शंस में? दैट, दीज, दिस, दोज। कंप्लेन वाली बात पे जब हम लोग आ रहे हैं 13 नंबर का, तो 13 नंबर का बी हो जाएगा, इसमें बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर की ओर। ये आपका राइट आंसर हो गया 13 का बी नंबर। 14 का है रवि इज नॉट एट होम। रवि घर पर नहीं है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन है इज, आर, एम, वाज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थोड़ा आप लोग गेस भी करेंगे, ठीक है ना, अपने से भी चेक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ से तो आंसर खैर मिलेगा ही आपको। तो 14 का हो जाएगा राइट आंसर ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर इसमें इज सुटेबल होगा, ही के साथ आर लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं। एक चांसेस यहाँ लग रहा था कि वाज, क्योंकि यहाँ मेरा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ भी प्रेजेंट हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो ये 14 का हो गया इज। क्या हो गया? इज। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर। इफ आई वेर यू, देखिए विशेष वाला क्वेश्चन आ रहा है। इफ लग गया मीन्स विशेष है। आई वेर यू, फिर से कॉमा दे करके है, आई डैश नॉट डू इट। अब देखिए इसमें क्या, यदि मैं आपके प्लेस पर होता, इफ आई वेर यू, यदि मैं, ये तो देखिए एक तरह से आपका एक स्टोरी का टाइटल भी है। यदि आप लोग शायद 10th में पढ़े होंगे तो इफ आई वेर यू ये एक स्टोरी था, लेकिन ये सेंटेंस को लेते हुए हम लोग चलते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आई वुड, जो कि विशेष वाली बात है इसलिए यहाँ पर वुड लगेगा। ठीक है, एक होता है ना इच्छा, आकांक्षा, तो ये एक अननेसेसरी चीज़ है। अननेसेसरी एक तरह से विश है जो पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, ये कहना मुश्किल होता है। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। यहाँ पर देखिए जंबल वर्ड्स दिया गया है, इसको हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के रूप में चूज करना है। तो ये लाइन क्या दिया है कि इज एक्सपेक्टेड, ये पहला है, टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। अब पहले तो आपको सब्जेक्ट चुनना है कि शुरुआत कहाँ से करें, एवरी मैन से, जो ज़्यादा चांसेस लग रहा है। ठीक है ना, एवरी मैन सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा सूटेबल है। तो यदि यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए एवरी मैन से 2 सेंटेंस शुरुआत है, आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अब है कि उसके बाद देखना एवरी मैन के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लोग जब भी बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, इंग्लिश का जो सेंटेंस क्रिएशन होता है इसी फॉर्म के आधार पे होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें बी और डी में आप देखिए, बी में आप देखते हो कि सब्जेक्ट एवरी मैन रखा है, फिर आपका इज रखा है, फिर एक्सपेक्टेड मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली फॉर्मेट, और उसके बाद ये चलते रहेगा अनदर एक्स्ट्रा वर्ड्स, वो आपका जुड़ते चला जाएगा। ठीक है ना, और इसमें डी नंबर में देखिए एवरी मैन, उसके बाद हिज ड्यूटी आ गया, तो ये डबल सब्जेक्ट वाली बात है यहाँ पर हो रही है, जो कि इसको सही नहीं बनाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है?
आइए 17 नंबर की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पेसिव वॉइस। दिया गया सेंटेंस में से कौन पेसिव वॉइस में दिया गया है। तो आइए देखते हैं 17 का 17 नंबर का, वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स। तो देखिए पेसिव वॉइस का तो आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि वर्ब, कोई भी एक्चुअली वर्ब है प्लस वर्ब 3, ये चीज़ होगा ही होगा। यदि वर्ब 3 है तो पहला चांसेस उसका बन जाता है क्या होने का, वर्ब 3 होने का। अब देखिए पहला नंबर में वर्ब 3 ऑब्जर्वेशन में बता दे रहा हूँ, वेंडर्स आर सेलिंग, वर्ब 3 नहीं है, ये तो ऐसे ही आउट हो गया, पेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बी नंबर, निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी। अब देखिए विजिटेड है लेकिन इसके आगे एक्चुअली वर्ब किसी तरह का नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा। सी नंबर, द पोस्टमैन डिलीवर्स, ये भी आउट हो गया। और डी नंबर, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, एग्जैक्ट फॉर्म में आया है, रूम के बाद वाज सब्जेक्ट भी है और रूम के बाद देखिए आपका एक्चुअली वर्ब है, फिर क्लीन्ड आपका वर्ब 3 को फॉलो किया गया, फिर बाय प्लस सुधांशु जो एजेंट के रूप में है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 17 का डी। 18वां नंबर चलते हैं। द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, लाइब्रेरियन गेव मी बुक, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आप मी से लेकर के इसको चेंज किया गया है, तो मी का सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा, पहला तो है। और इसको टेंस को पहचाने, लाइब्रेरियन गेव ये सिंपल पास्ट में है, तो जब इसका वॉइस बनेगा तो पास्ट में वाज लगेगा, आई के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में आपका आई वाज ए नंबर में शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ए। हालांकि पूरा सेंटेंस को देखिए, आई वाज गिवन, गिव का गिवन हो गया, अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, बाय द लाइब्रेरियन, तो ए नंबर इसका सही हो गया। अब 19 नंबर की ओर चलते हैं। वर्ड वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, गांव के विद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। प्रेयर, साइंस, अल्फ़ाबेट, बोथ ए एंड सी, मीन्स ए प्रेयर और सी अल्फ़ाबेट। 19 का क्या होगा राइट आंसर। व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, तो 19 का राइट आंसर है आपका प्रेयर, प्रेयर, क्लियर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रेयर, प्रार्थना। 20 नंबर की ओर चलते हैं। व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ, ये आपका लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है। व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की जो दादी थी, फीड द स्पैरोज, क्या खिलाती थी दादी, ब्रेड, मीट, चपातीज, ग्रेन्स, अनाज, दाना जिसको कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रेड। दादी क्या खिलाने का काम करती थी, ब्रेड खिलाने का काम करती थी, तो 20 का हो गया ए नंबर, ब्रेड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका 20 क्वेश्चन है। और आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन आएगा 21 से लेकर के 21। तो आइए अब 21 को हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करते हैं कि 21 क्या कहता है। तो 21 का जस्ट मिनट आपका सेटअप कर देते हैं पेज का पहले। 21, चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको डिटेल करते हैं। 21, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर, खुशवंत सिंह का जो ग्रैंडफादर थे वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बुढ़ा आदमी था, हु यूज्ड टू वियर, वो अक्सर पहनने का काम करते थे क्या। 21 का जींस पहनते थे, बिग टर्बन या ट्राउजर्स या नन ऑफ द अबव। तो 21 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, वो बिग टर्बन पहनने का काम करते थे, बड़ा सा टर्बन, बिग टर्बन। खुशवंत सिंह के, खुशवंत सिंह कौन थे, एक पंजाबन थे, तो पंजाबन लोग टर्बन पहनते हैं ना। ऐसे भी कॉमन सेंस की बात करेंगे तो हम लोग इसको पकड़ सकते हैं यदि चैप्टर को आप नहीं भी पढ़े हैं तो। 22, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर का लेंथ का बात कर रहा था क्या, 23 मीटर्स, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स या नन ऑफ दीज। तो 22 का राइट आंसर होगा 23 मीटर। कितना था, 23 मीटर। किसका, वेव वॉकर का लेंथ, याद रखेंगे। 23, व्हाट वाज ऊ डॉजिज लास्ट पेंटिंग, ऊ डॉजिज का लास्ट पेंटिंग क्या था। तो ऊ डॉजिज आपका लिटरेचर से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन है कि अ पेंटिंग ऑफ अ फ्लाई, बी नंबर अ पेंटिंग ऑफ अ वुमेन, सी नंबर अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप और डी नंबर है नन ऑफ द अबव। 23 का राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप वाली बात, अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो डॉजिज पेंटिंग का बात किया है ना, इसीलिए अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। 24 नंबर चलते हैं। हु डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम, टर्ट्स टॉम को किसने खोजा। पहला नंबर ऑप्शन है एक्नेटेन और बी नंबर है जाही हवास, सी नंबर है लॉर्ड कार्नावन और डी नंबर है हवार्ड कार्टर। 24 का, तो 24 का डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हवार्ड कार्टर। 25, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ टू स्कूल गर्ल्स, टू नेवर्स, टू रियल सिस्टर्स या फिर पॉइट्स मदर एंड हर टू कजिन्स। 25 का राइट आंसर हो जाएगा पॉइट्स मदर एंड हर टू कजिन्स, ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। 26 का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? ए नंबर में है द पोएम इज अबाउट अर्थ, बी नंबर में है रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, और सी नंबर है रेन इज आल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, डी नंबर है रेन इज द वॉइस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। ये मीनिंग है कि रेन गिव्स द सेम प्लेजर, बारिश भी कभी कभी वही खुशी देती है टू अर्थ पृथ्वी को, एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, जैसे एक कविता मानवों को खुशी देती है। तो पोएम ऑफ अर्थ इस फ्रेज का यही मीनिंग है। ठीक है, इस तरह से 26 हो गया। आइए हम लोग 27 की ओर चलते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, इस कविता में किस मंथ की चर्चा की गई है? द लेबनन टॉप, ये पोएम का नाम है। इस पोएम में किस मंथ की चर्चा किया गया है? लेबनन टॉप में। तो ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। सितंबर की चर्चा किया गया है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट मतलब नवजात होता है, तो क्या चीज़ छिपा होता है एक नवजात बच्चे के चेहरे में? ए नंबर है इनोसेंस, बी नंबर है क्यूटनेस, या फिर इसका सी नंबर ऑप्शन है ब्यूटी, डी नंबर है लॉस्ट चाइल्डहुड। क्या छिपा हुआ रहता है 28 नंबर का? तो इसमें देखिए लॉस्ट चाइल्डहुड मीन्स उसका जो अभी बचपना है ना वो छिपा हुआ है, उसका आगे का पार्ट सब कुछ छिपा हुआ है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, चाइल्डहुड, लॉस्ट चाइल्डहुड वाला पार्ट। ठीक, 29 का चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अनुसार मीन्स कौन सा पोएम? फादर टू सन, ये पोएम का नाम है। हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, एक ही घर में सालों से कौन रह रहा था? देखिए फादर एंड द मदर, बी नंबर है फादर एंड द सन, सी नंबर है सन एंड द डॉटर, और डी नंबर है फादर एंड द डॉटर। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, फादर एंड द सन, फादर एंड द सन, इन लोग एक ही घर में रह रहा था सालों से। 30 नंबर, ये तो एक्चुअली पोएम का है इसीलिए, नहीं तो जनरल तौर पे भी तो बाप बेटा एक ही घर में रहता है, लेकिन पोएम के अकॉर्डिंग भी यही है सेंस। 30 नंबर चलते हैं। सनसुई लिटरली मीन्स, इसका लिटरली मतलब एक तरह से देखा जाए लिटरेचर के शब्दों में इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए 30 का क्या होगा? माउंटेन वाटर या रिवर वाटर, गॉड, हेवन। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माउंटेन वाटर। दिस वुड बी द राइट आंसर। एंड नाउ द 31st नंबर क्वेश्चन इज टेप्लो इज अ बॉय ऑफ, टेप्लो इज अ बॉय ऑफ विच ईयर? टेप्लो का एज क्या था? 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल। 31st का तो राइट आंसर, टेप्लो की उम्र कितनी थी? 16 साल। क्लियर, चलते हैं 32। प्रोफेसर गाइटोंडे इंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, प्रोफेसर गाइटोंडे इंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग, फॉब्स बिल्डिंग में प्रवेश किया टू मीट हिज, किनसे मिलने के लिए? वहाँ पर किनसे मिला? हिज फ्रेंड, वाइफ, डॉटर, सन। 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपने बेटे से मिलने के लिए वो फॉब्स बिल्डिंग में इंटर किया था। क्लियर है? आइए 33 नंबर की ओर चलें। वेयर डिड द नैरेटर, नैरेटर कहाँ है? निक मिडिल्टन मीट नॉर्बू, निक मिडिल्टन मीट नॉर्बू। तो ऑप्शन है इसमें ए नंबर राऊ, बी नंबर होर, सी नंबर है डाचिन, और डी नंबर है लासा। क्या क्या नाम है? कुछ भी नाम रख दिया गया है। आइए जो है करना तो पड़ेगा। 33 का सी, इसमें डार्चिन की चर्चा किया गया है। वेयर डिड द नैरेटर, नैरेटर कहाँ है? निक मिडिल्टन मीट नॉर्बू, जहाँ निक मिडिल्टन नॉर्बू से मिलता है वो डार्चिन में मिलता है। डार्चिन नामक एक प्लेस है, जगह है, उस जगह पर मिलने का काम करता है लेखक। ठीक है, 34 नंबर। व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, मुराद का इच्छा क्या था? चलिए देखते हैं क्या है। ए नंबर है टू ऑन अ हॉर्स टू बिकम रिच, सी नंबर है टू राइड अ हॉर्स, और डी नंबर है टू विजिट अ वाइनयार्ड। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, टू राइड ए हॉर्स, टू राइड ए हॉर्स। ठीक है, मुराद डिजायर यही था, एक घोड़े की सवारी करना। 35 नंबर। द नैरेटर डाउटर्स ऑफ मिसिस एस विजिट्स द एड्रेस, द नैरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, कहाँ पर वो विजिट करता है? देखिए नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 40 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 16 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 26 मार्कोनी स्ट्रीट। ये एड्रेस है, कहाँ का एड्रेस? वो नैरेटर जो है डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट, तो ये कहाँ विजिट करती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट तो गया लेकिन उसका नंबर कितना था? नंबर 46 पे।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। 36 नंबर, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा कहाँ स्टडी करने के लिए जाता है? 36 नंबर। तो देखिए 3 ऑप्शन में ही आ जाना चाहिए, चौथा तो खैर अगले पेज में है। चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर, तो रंगा तो बेंगलोर ही गया था पढ़ने के लिए। कहाँ गया था? बेंगलोर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर लास्ट 37 नंबर क्वेश्चन तो इसी में है, मुंबई भी चौथा ऑप्शन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर कौन था? तो ऑप्शंस देखिए, आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर्स कौन थे? मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर यूरी, मिस्टर बरुआ या फिर मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन कौन था इसका हिस्ट्री टीचर? थोड़ा गेस कीजिए। 37 का हिस्ट्री टीचर की बात करें तो मिस्टर बरुआ, एक तरह से यहाँ देखिए बरुआ ही इसको बोल सकते हैं, या ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर थे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी 38 नंबर क्वेश्चन, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसेस फिट्जगेराल्ड, या बी नंबर है डॉरिस, सी नंबर है साइरिल, डी नंबर है मिसेस पियर्सन। 38 का राइट आंसर हो जाएगा मिसेस फिट्जगेराल्ड। ये एक डोमिनेटिंग पर्सन था, स्ट्रॉन्ग था। 39 नंबर, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, शाहिद किस बीमारी से पीड़ित था? ए नंबर मलेरिया, बी नंबर टाइफाइड, सी नंबर टीबी, डी नंबर कैंसर। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कैंसर, डी नंबर कैंसर। चलिए 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट का कि हु वाज एंड्रू मॉनसून, हु वाज एंड्रू मॉनसून। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये सेट आपका कंप्लीट होता है और इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स होप सो, उम्मीद करते हैं ये आपको सेट एक तरह से बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा समझ पाए होंगे। तो आप सबों से एक उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, नमस्कार।